वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन हम इसकी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, चाहे वो टेस्ट नॉलेज के आपके सारे क्वेश्चंस हो। तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ सिक्योरिटी वैल्यूएशन एज वेल एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये दो चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड आप सबको आई होप अच्छे लगे होंगे। इस वजह से मैं आपके लिए अब नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए डेरिवेटिव एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको सबसे पहले 15 मिनट लगाइए, 20 मिनट लगाइए, हाफ एन आवर लगाइए। सबसे पहले डेरिवेटिव एनालिसिस के आप थ्योरी क्वेश्चंस एज वेल एज आपके जो सारे कॉन्सेप्ट नोट्स हैं वो सब रिवाइज करिए। थ्योरी तो आप चलो बाद में भी कर लेना, बट सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करिए एंड उसके बाद मेरी वीडियो देखिए। चाहे 1.5x पे देखें, 1.7x पे देखें या 1.8x पे देखें। तो आप सबको क्या करना है, मेरे साथ आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और मुझसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझसे पहले आपको पढ़ना है, मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है। और अगर आप 1.5x की स्पीड पे मुझसे पहले आप आंसर निकाल देते हैं, सर हमारा पर्पस अचीव हो गया, हेड्स ऑफ टू यू। हमारा यही पर्पस था कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप मुझसे पहले आंसर निकालें, ताकि एग्जाम में भी आप फटाफट क्वेश्चन करते जाएं और आपके बढ़िया बढ़िया से मार्क्स आए। तो यही हमारा इसमें पर्पस है वीडियो को बनाने का। तो हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है, इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह। तो सबसे पहले मैं अपने पेन और हाइलाइटर ले लेता हूँ सर, पेन एज वेल एज आपके हाइलाइटर। और हमारा पेज नंबर है सर 39। हमारा थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको अलग से अपना आप ही करने हैं। या तो फिर मैं आपके लिए इसकी अलग से सीरीज भी लेके आ जाऊंगा, बट हमारा फोकस अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया सर। द 6 months फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी इज ₹208.18। द बोरिंग रेट इज 8% पर एनम, पेबल ऑन मंथली रेस्ट। अच्छा मंथली रेस्ट है, अच्छा मंथली रेस्ट है मतलब जो भी आपकी कंपाउंडिंग होगी आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस आपका होता है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस होता है, तो करंट मार्केट प्राइस। और आपको पता है फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं सर। आप ये फेयर फ्यूचर प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ये क्या कह रहे हैं सर। मेरी अजम्पशन ये है कि आपने सबसे पहले वीडियो को बंद करके सारे कॉन्सेप्ट नोट्स अपने अच्छे से रिवाइज करें हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट कोई भी आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं जस्ट आपको रिकॉल कराता हूँ कि आपने ऐसी ऐसी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, तभी हमारा यहाँ पे पर्पस अचीव होगा। अदरवाइज ये वाली वीडियो तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएंगी और हमारा पर्पस सारा डिफीट हो जाएगा। आपको फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे साथ, अज्यूमिंग कि आपने सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट पहले अपने रिवाइज करेंगे। तो फेयर फ्यूचर प्राइस हम कैसे निकालते हैं, करंट मार्केट प्राइस। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी कंपाउंडिंग करते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या है, 1 प्लस आपका फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस आर अपॉन में 100 और टू दी पावर एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका कंपाउंडिंग करने का फॉर्मूला होता है। एक आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी होता है, ये तो आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग हो गया। अगर आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होगा तो यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर आर टी, ई टू दी पावर आर टी। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का केस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो अज्यूमिंग यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग लगेगी एज वेल एज यहाँ पे मंथली रेस्ट लगेगा। तो हमें पता हुआ है कि हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 208.18, यहाँ पे हमें दे रखा है आपका फ्यूचर प्राइस दे रखा है, और हमें बोला इन्होंने कि आप करंट मार्केट प्राइस निकालिए। तो इसके अंदर आप फिगर्स पुट कर दीजिए, आपका करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस कह लो, एक ही बात है। और 1 प्लस आर क्या है, आपका आर हो गया आपका 8% पर एनम है, और मंथली रेस्ट है। तो आपका 8% जो है आपका 0.08 जो आपका है, उसको आप डिवाइड बाय करोगे 12, क्योंकि आपका मंथली रेस्ट है तो आपका मंथली आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपको रेट भी जो है आपको मंथली लेना पड़ेगा। और मंथली रेट आपका क्या है, 8 डिवाइड बाई 12 अगर हम देखें तो आपका 0.006 मतलब 0.66% है आपका। और टू दी पावर एन, एन क्या होगा, कितने मंथ्स का निकालना है हमें फॉरवर्ड प्राइस, आपको 6 मंथ का निकालना है। तो टू दी पावर एन मतलब यहाँ पे 6 कर देंगे। अब निकालो सर करंट मार्केट प्राइस आपका क्या आ रहा है, आपका 8 डिवाइड बाय 12, आपका ये हो गया 100 और प्लस 1, तो 1.066 और 201 डिवाइड 1.00666 और 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 208.18, आपका आंसर आ गया सर 200.043698222, 200.043698222, या फिर कह सकते हैं 200 भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने भी आंसर यही निकाला होगा। लेट्स सी, इन्होंने भी निकाला कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट प्राइस। देखो वही फॉर्मूला, ए इक्वल टू पी, पी क्या हो गया, प्रिंसिपल, जिसे हम यहाँ पे स्पॉट प्राइस कहते हैं। ए क्या हो गया आपका फ्यूचर प्राइस हो गया या फिर फॉरवर्ड प्राइस। देखो यहाँ पे लिखा भी इन्होंने, ए फॉरवर्ड प्राइस हो गया, पी आपका स्पॉट प्राइस हो गया, आर क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और उसको डिवाइड करेंगे एन करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे मंथली आपका रेस्ट था, तो आपका मंथली कंपाउंडिंग था, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 12 कर दिया था हमने।
और टी क्या हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया और यहाँ पे एन क्या हो गया आपका मंथ्स हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आपका 3 था। तो वही मैंने आपको लिए इक्वेशन यहाँ पे लेके आया था 208.180 इक्वल्स टू पी क्या आपका सीएमपी और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.08 आपका क्या था, आपका परसेंटेज आपका था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका पर एनम का, इसे डिवाइड बाय 12 करके हमने मंथली रेट निकाल लिया और फिर टू दी पार्सेस कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना था 6 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस निकाल 6 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस का आपकी इक्वेशन बनती और जिसकी वजह से आप निकाल लोगे सीएमपी, ठीक है। यहाँ का तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपका सीएमपी आपका 200 आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी रिवीजन में नहीं लेना है, प्लीज आप इसे काटिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। एग्जाम में आते हैं 8-8 नंबर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो मैं आपको आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, और अगर आ भी गया तो सर ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये सब आप अपना आप भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। आपको दे रखा है फॉलोइंग डेटा दे रखा है, आनंद लिमिटेड का दे रखा है, सीएमपी दे रखा है आपको, करंट प्राइस ऑफ शेयर दे रखा है 1800 और आपका 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस पर शेयर दे रखा है आपको 1950। अज्यूमिंग क्या है, इट इज पॉसिबल टू बोरो मनी इन द मार्केट फॉर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज एट 12% पर एनम, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस फॉर अ 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज। अच्छा ये कहना क्या चाहता है, आपको बताओ थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज निकालने के लिए कह रहा है। तो सर हमें यहाँ पे 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज फॉर 6 मंथ फॉरवर्ड परचेज या फिर 6 मंथ फ्यूचर प्राइस दे तो रखा है 1950, तो ये हमें दोबारा क्यों निकालने के लिए कह रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, जब हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो दोबारा क्यों निकालने के लिए कह रहा है। सर आप गलत समझ गए। आप अगर आप moneycontrol.com खोलना या फिर आप किसी भी ऐप को खोलना, आपकी एप्लीकेशन होती है, आपकी जिफी की होती है, आपकी ज़ेरोधा की होती है और आपकी बहुत सारी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, आपकी डीमैट अकाउंट की जो भी आपकी आती हैं, एंड एज वेल एज आप सिंपल moneycontrol.com खोलो, आपके पास दो प्राइस होते हैं। एक सबसे पहले आपका ऊपर प्राइस आता है जिसे हम कहते हैं करंट मार्केट प्राइस, तो वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आप स्टॉक मार्केट में जो भी आपके प्राइस आता है वो आपके दो प्राइस आते हैं। सपोज एक 1800 है जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर है, वो सबसे टॉप पे लिखा होगा, फिर वो क्या होगा आपको देखोगे कि ग्रीन में होगा, रेड में होगा या फिर ब्लैक होगा। तीन आपके कलर आपके होते हैं, डिनोमिनेशन होते हैं, तो आपके कलर ये तीन कलर्स आते हैं आपके स्टॉक मार्केट पे। तो आपके 1800 का आपका यहाँ पे इसका रेट होता है, ये आपका ऊपर वाला रेट होता है। और नीचे अगर हम देखते हैं, अगर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे साइड को, तो आपका नीचे रेट आपको मिलेगा 1950। तो ये वो वाला रेट है 1950, आपका क्या फ्यूचर का रेट है कि 6 मंथ बाद फ्यूचर का आपका क्या रेट चल रहा है, मतलब 6 मंथ फ्यूचर का प्राइस एज ऑन डेट क्या चल रहा है, 6 मंथ फ्यूचर का प्राइस एज ऑन डेट क्या चल रहा है, ये वो वाला प्राइस है। और ये क्या होता है, जैसे आपके कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो सब भी आते हैं इसके अंदर। तो ये कहना चाहते हैं, ये तो चलो आपका स्टॉक मार्केट में प्रिवेल कर रहा है 1950 और 1800 आपका सीएमपी हो गया एक्चुअल प्राइस, 1950 हो गया फ्यूचर का प्राइस। अब ये कहना चाहता है 1950 तो चलो स्टॉक मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या 1950 ही आना चाहिए था या फिर कुछ और आना चाहिए था, ठीक है। क्या एक्चुअल में 1950 आना चाहिए था या कुछ और आना चाहिए था, फिर तभी हम देखेंगे क्या हमारे पास आर्बिट्रेज करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और फिर देखो इन्होंने सेकंड पार्ट में वही मांगा है कि हमारे पास आर्बिट्रेज करने की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। आर्बिट्रेज करने की अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब हमारा प्राइस 1950 नहीं आएगा, हमारा 1950 से या तो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा, दोनों केस में हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। आर्बिट्रेज मतलब क्या, हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालते हैं, इक्वल टू सीएमपी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100, और अपॉन में एन भी कर सकते हैं इसे, अपॉन में एन क्योंकि आपका नंबर ऑफ अगर कंपाउंडिंग आपके मंथली रेस्ट है या फिर क्वार्टरली रेस्ट है, और फिर टू दी पावर एन, ठीक है, टू दी पावर एन या फिर टाइम पीरियड कह लो, एक ही बात है। तो इसके अंदर आप निकालो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ई टू दी पावर आर टी वाला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग का केस है। तो 6 मंथ का प्राइस निकालो, कैसे निकलेगा, 1800 प्लस आपका क्या है, यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग है, नॉर्मल कंपाउंडिंग है, और यहाँ पे मंथली रेस्ट वाला केस भी नहीं है, यहाँ पे मंथली रेस्ट कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपली 12% पर एनम लिखा है, और यहाँ पे मंथली रेस्ट भी नहीं है। ऊपर वाले केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मंथली रेस्ट लिखा हुआ था, इसलिए हमने क्या करा था, रेट को हमने डिवाइड बाय कर दिया 12, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला तरीका हो गया कि भाई आपको यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की तरह से आपको सॉल्व करना है, ना यहाँ पे मंथली रेस्ट है, ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर आप 12% के बेस पे 12% के अकॉर्डिंग आप कितने महीने का इंटरेस्ट इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय 12, इस तरीके से आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल प्राइस निकाल लो कि भाई 6 मंथ का फेयर फ्यूचर प्राइस एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 1800 इंटू 12% इंटू में 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 1800, तो आपका प्राइस आना कितना चाहिए था 1908, आपका प्राइस आना चाहिए था 1908, और आपका एक्चुअल में प्राइस कितना आ रहा है आपका, ये तो हो गया भाई फेयर फ्यूचर प्राइस, मतलब फेयर मतलब कितना, थ्योरेटिकल इतना तो आना ही चाहिए था, बट एक्चुअल में आ कितना रहा है, एक्चुअल में हमें इन्होंने दिया हुआ है, एक्चुअल में दे रखा है इन्होंने 1950,
एक्चुअल का प्राइस आपका 1950 है, बट मेरे अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग 1908 होना चाहिए था। जब मेरे अकॉर्डिंग 1908 होना चाहिए था, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में 1950 प्रिवेल कर रहा है, दैट मींस आपका क्या स्टॉक, आपका जो आपका प्राइस है, आपका आनंद लिमिटेड का जो आपका फेयर फ्यूचर आपका ऑप्शन है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, आप बताइए, सोचिए फटाफट से कि भाई मेरा फेयर फ्यूचर प्राइस आपका 1908 है, ठीक है, कोई किसी चीज की कीमत मेरे अकॉर्डिंग 1908 है और मार्केट में उसकी 1950 हो रही है, तो वो ऑब्वियसली आपकी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड वाली चीज को हम क्या करते हैं, उसे हम सेल करते हैं, आपको ओवर वैल्यूड वाली चीज को सेल करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर फ्यूचर प्राइस आपका फ्यूचर ऑप्शन हमें सेल करना पड़ेगा। और अगर मुझे उसे सेल करना है तो एज ऑन डेट मुझे आपका स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका करंट मार्केट है, स्पॉट मार्केट, उसमें मुझे शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। और अगर मुझे शेयर्स बाय करने हैं तो मेरे पास घर में पैसे तो रखे नहीं होंगे, तो इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, बोरो करूंगा फ्रॉम योर बैंक या फिर मार्केट, ठीक है। तो बोरोइंग रेट आपका 12% है। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का है। फर्स्ट पार्ट तो आपका सिंपल था, इन्होंने बोला कि भाई 6 मंथ आपका फॉरवर्ड प्राइस निकालो, वो हमने निकाल दिया 1908। और सेकंड में कह रहा है कि क्या आपके पास आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, और अगर है तो वो कैसे करोगे आप, तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल है, क्योंकि आपका एक्चुअल प्राइस 1950 है और फिर फ्यूचर प्राइस आपका 1908 आया है, तो ऑब्वियसली आपका जो आपका स्टॉक है वो आपका ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड अगर आपका है तो फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर मार्केट के अंदर हम इस आनंद लिमिटेड वाले स्टॉक को आप सेल करोगे। और अगर फ्यूचर के अंदर सेल करेंगे, तो जब फ्यूचर के अंदर सेल करेंगे तो आपके पास स्टॉक होना भी तो चाहिए, आनंद लिमिटेड का शेयर एज ऑन डेट होना भी तो चाहिए। जब आप फ्यूचर में सेल करोगे कोई चीज तो आपके पास होनी भी तो चाहिए। तो जब होगी तो कैसे होगी, जब आप बाय करोगे, तो हम बाय करेंगे और बाय करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा। तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, देख लेते हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे कह रहा सिंपल इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग वाला केस नहीं था, सीसी वाला केस नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा बिल्कुल। और यहाँ पे मंथली रेस्ट वाला केस भी नहीं था, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मंथली रेस्ट था, इसलिए हमने डिवाइड बाय 12 करके करा था। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला केस हो गया और आपका फेयर फ्यूचर प्राइस आपका 1908 आ गया। और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है कैसे, क्योंकि हमने देखा था हमारा प्राइस 1908 आया है और मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है 1950। तो मार्केट में जब ज्यादा प्राइस चल रहा है तो मैं ज्यादा वाले प्राइस पे बेचना चाहूंगा अपने शेयर्स, तो मैं फ्यूचर मार्केट के अंदर अपने शेयर्स बेचूंगा। और जब फ्यूचर मार्केट के अंदर बेचूंगा तो मुझे कैश मार्केट में अपने शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, और उसका रेट क्या है आपका 1800 है। तो बाय शेयर्स करूंगा मैं कैश मार्केट के अंदर 1800 में, और जब मुझे 1800 में बाय करने हैं तो उसके लिए मैं मनी बोरो भी करूंगा, कितने पे, 12% रेट पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से है। और हमारा ओवरऑल प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आप देखोगे, अगर मैं देखूं, अगर मैं एक या फिर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मैं 1950 में शेयर सेल करूंगा और 1908 में मेरा क्या होगा, शेयर्स मैंने बाय करे हैं, ठीक है। 1950 में मैं क्या करूंगा, 1950 में मैंने सेल का ऑप्शन लिया है और 1908 के अंदर मैं आपका बाय करूंगा शेयर, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 42 का आ जाएगा। तो ये तो बहुत आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, अब हमारा देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्या क्या कहना चाहता है। ऑन 31 अगस्त 2011 द वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स वाज रुपीज 2200, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वाज हैज बीन 8%, ठीक है, पर एनम है। और डिविडेंड यील्ड दे रखी है स्टॉक मार्केट की, इन्होंने आपकी 12 महीने की आपकी डिविडेंड यील्ड दे रखी है। बट मैंने कब स्टॉक, अगर मैं देखूं मैं कौन सी डेट पे खड़ा हूं, मैं 31 अगस्त को खड़ा हूं, तो मुझे डिविडेंड यील्ड पहले वाली तो बेकार है, जनवरी की हटाओ, फरवरी की हटाओ, मार्च की हटाओ, अप्रैल की हटाओ, मई की हटाओ, ये सब बेकार है। मुझे तो सिर्फ अगस्त के बाद की चाहिए, मुझे तो सिर्फ अगस्त के बाद की चाहिए, जून की हटाओ, जुलाई की हटाओ, अगस्त की भी हटाओ, मुझे तो ये चाहिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे इन 4 मंथ्स की आपकी डिविडेंड यील्ड चाहिए। और जब हमारे पास 4 मंथ्स की डिविडेंड यील्ड है तो हमने पहले भी केस करा है, हमने पहले भी करा हुआ है, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एवरेज कर दो। तो यहाँ पे तीनों चारों साल का मतलब चारों मंथ्स का आप एवरेज कर दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका क्या 3% प्लस 3% प्लस 4% प्लस 3%, ये 13% आया, डिवाइड बाई इसे 4 कर दो, तो 3.25% आपका डिविडेंड यील्ड आ गया। एवरेज एवरेज आपका डिविडेंड यील्ड कितना आ गया, 3.25% आ गया। और ये क्या कहना चाहता है, अज्यूमिंग द इंटरेस्ट इज कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग, आहा आहा, आपका कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग का केस आ गया, और वो भी कब, डेली, डेली आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रहा है। तो इसमें इन्होंने हमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का केस दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे सीसी वाला केस है। और इन्होंने क्या बोला है, क्या यहाँ पे सीसी वाला केस लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो भी फॉर्मुला लगेगा, कौन सा लगेगा, फेयर फ्यूचर प्राइस, जो भी हमारा फॉर्मुला लगता है फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू क्या होता है आपका, सीएमपी होता है, करंट मार्केट प्राइस। और करंट मार्केट प्राइस के अंदर हम क्या करते हैं, करंट मार्केट प्राइस, इसके अंदर हमें डिविडेंड यील्ड भी दे रखी है, और डिविडेंड यील्ड क्या है हमारे परसेंटेज में। अगर आप याद करिए, अगर आपके पास, अगर आपको याद हो फॉर्मुले के अंदर, जब भी हमारे पास डिविडेंड आता है तो करंट मार्केट प्राइस के अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड माइनस कर देते हैं। बट जब हमारे पास वो अमाउंट में होता है तब, जब हमारे पास अमाउंट में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीएमपी तो आएगा, मल्टीप्लाई क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के अंदर, ई टू दी पावर आर टी होता है, ई टू दी पावर आर टी।
और जब भी हमारे पास प्रेजेंट आपके जब भी डिविडेंड यील्ड होती है परसेंटेज के अंदर, तो आर के अंदर से हम डिविडेंड माइनस कर देते हैं, आर के अंदर से हम डिविडेंड की परसेंटेज माइनस कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय टी तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2011। ठीक है, तो फ्यूचर प्राइस कहना चाहता है, फिर फ्यूचर प्राइस निकालो और करंट मार्केट प्राइस, आपका करंट मार्केट प्राइस क्या दे रखा है इन्होंने, हमें दे रखा है करंट मार्केट प्राइस, इन्होंने हमें करंट मार्केट प्राइस दे रखा है 2200 दे रखा है। ठीक है, और आरएफ दे रखा है 8% दे रखा है, और मैंने ये आपका डिविडेंड 3.25% निकाल ही लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2200 CMP मल्टीप्लाई बाय ई टू दी पावर आर के आपका 0.08, और माइनस में क्या करेंगे, माइनस में करेंगे डी आपका 0.0, आपका 0.0325, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लाई करेंगे टी से, जो कि आपका क्या है 4 मंथ्स, तो मतलब 4 डिवाइड बाय 12, ये आपका पर एनम में होता है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और ई की पावर ई, अब देखो यहाँ पे ई टू दी पावर, यहाँ हमारा आया ई टू दी पावर 0.08 माइनस 0.035 मल्टीप्लाई बाय 4/12, इसका आंसर क्या आ रहा है देखना, 0.08 माइनस 0.0325 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12, ये आपका क्या है, ये आपका आया है 0.0158, 0.0158333, इस तरीके से आया आपका 0.0158, 0.0158333, मतलब इस तरह से बार आया है। और अगर आप देखो ट्रिक सर, आपका जो इन्होंने दे रखा है गिवन ई टू दी पावर 0.01588 मतलब इस तरीके से दे रखा है, और इन्होंने हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है। दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है, तभी तो इन्होंने एग्जामिनर ने हमें जो दे रखा है, टेबल वैल्यू तो हमारे पास है नहीं ई की हमारे पास कोई टेबल वैल्यू है नहीं। और अगर आपको पता हो तो ई की वैल्यू हमें पता भी होती है। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू जो होती है आपकी वो होती है 2.71 होती है ई की वैल्यू। तो चाहे तो आप ई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं इसके अंदर 2.71828, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपके पास टेबल वैल्यू ना गिवन हो, वैसे एग्जाम के अंदर आपके लिए 100% आपको टेबल वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर ही। आपको एग्जाम में टेबल नहीं दिए जाएंगे कि आपको ले भाई टेबल दे दी, आप फटाफट इसमें से अपनी वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है गिवन ई टू दी पावर, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू है, तो ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। तो मैंने जैसा आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि भाई ई की वैल्यू क्या होती है, वो 2.71828 होती है, पर इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली हमें ई टू दी पावर मतलब ई टू दी पावर 0.01583 करके इन्होंने आंसर हमें दे दिया 1.01593 1.01593 दे रखा है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.101593, आपका क्या आंसर आ जाएगा 2423.5046। यहाँ पे 2200 था ना, हाँ आंसर देख लेते हैं। देखिए इन्होंने वही करा है भाई, जब भी हमारे पास मल्टीपल ईयर्स का या फिर मल्टीपल मंथ्स का डेटा होता है, तब हमेशा हम एवरेज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड यील्ड को भी एवरेज करा, 3.25% करा, और आपका ये वाला फॉर्मूला है, इसे कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल बोला जाता है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। और फिर फ्यूचर प्राइस हम कैसे निकालेंगे, CMP 2200 मल्टीप्लाई बाई ई टू दी पावर RT, आर कैसे करेंगे 0.08 है, माइनस में इसमें डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो करेंगे, जो कि हमारी 0.0325 आई है, मल्टीप्लाई बाई टी के आपका 4/12, इसे आप पर एनम बेस में करते हैं। जब हमने इसे सॉल्व करा तो ई टू दी पावर 0.01583 हमारे पास आंसर आया। इसकी हमें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, क्या गिवन थी 1.01593 गिवन थी। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आ गया, कैसे आया 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.01593। अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, अच्छा सर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। तो हमारे पास क्या आंसर आया 2235.046, 2235.046, या फिर 2235.05 भी कर दो, एक ही बात है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना सर, मेरी तरह कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना प्लीज सर। वैसे आप सबको पता चल ही होगा मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, calculate the price of 3 months PQR futures if the PQR face value is 10 है। ठीक है, और आपका जो CMP है 2220 है,
और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और आपका 3 मंथ का जो फ्यूचर प्राइस है वो 230 है, एंड द 1 मंथ बोरिंग रेट आपका जो है वो आपका 15% पर एनम है, एंड द एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड यील्ड आपका 25% है, पेबल बिफोर एक्सपायरी। ऑल्सो एग्जामिन द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले आप बताइए आपको क्या निकालना है। आपको इन्होंने दे रखा है आपको 220 आपका सीएमपी दे रखा है, 230 आपका 3 मंथ्स का जो आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे रखा है आपको, और आपको बोरिंग रेट 15% दे रखा है आपको, 15% पर एनम है, और 25% पर एनम का आपका क्या है, आपका 25% का आपका डिविडेंड यील्ड है, और पेबल बिफोर एक्सपायरी है। और आपको क्या करना है, आपको फटाफट से यहाँ पे आपको फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, जो आपका क्या होगा फेयर फ्यूचर प्राइस, और एक्चुअल आपका क्या है फ्यूचर प्राइस आपका 230 है। तो उससे हम कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे क्या आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो फटाफट से फेयर फ्यूचर प्राइस निकालो सर, फटाफट से फेयर फ्यूचर प्राइस निकालो। कैसे निकालेंगे, 220 तो आपका हो गया करंट मार्केट प्राइस हो गया, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, कोई मंथली रेस्ट वाला केस नहीं है, कोई मंथली रेस्ट वाला केस नहीं, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 220 पे हम करेंगे 15%, और ये कितने मंथ्स का लगेगा, ये आपका लगेगा आपका 3 मंथ्स का इंटू 3/12। और इसके अंदर एक और जो चीज़ है, अगर एक और चीज़ है आपका क्या डिविडेंड यील्ड है, मतलब आपको डिविडेंड मिल रहा है 25%, तो आप वो माइनस कर दो। आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपका क्या हो गया, आपका प्राइस मतलब एक तरह से कॉस्ट आपकी कम होगी ना, आपकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि आपको डिविडेंड इनकम हो गया। तो डिविडेंड इनकम माइनस कर दो, इसमें कितना है 25% है, 25%। और हमेशा जो भी आपका डिविडेंड होता है वो किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे निकलता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। निकालना सर, क्या आंसर आया आपका, 220 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 प्लस 220 और 10 का 25% मतलब 2.5 माइनस करेंगे 225.75, ये आया क्या आपका आंसर 225.75 सर, 225.75 सर, यही आंसर है आपका। देख लीजिए आपका स्पॉट प्राइस सीएमपी 220 हो गया, और आपने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 220 इंटू 15% मल्टीप्लाई बाय 0.25, क्या ये 0.25 कुछ नहीं है, ये 3/12 है, 3 मंथ्स का है ना आपका, 3/12 है ये। और आपने माइनस में क्या करा है, डिविडेंड इनकम माइनस करा है, और वो फेस वैल्यू पे माइनस करा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो इन्होंने एंटायर डिविडेंड इनकम ऑफ 25% इन्होंने माइनस कर दिया क्योंकि वो आपकी इनकम है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, 225.75 आपका क्या आ गया, फेयर फ्यूचर प्राइस आ गया। और आपका एक्चुअल में फ्यूचर प्राइस कितना था, 230 था। आपका एक्चुअल में फ्यूचर प्राइस कितना था, 230 था। तो जब मार्केट में फ्यूचर प्राइस आपका 230 है और मेरे अकॉर्डिंग 225.75 आ रहा है, तो अगेन दोबारा इससे ये वाला जो आपका फ्यूचर मार्केट के अंदर ये वाला जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड वाली चीज को हम सेल करते हैं, तो फ्यूचर मार्केट के अंदर मैं इस वाले स्टॉक को सेल करूंगा, और कैश मार्केट में मुझे बाय करना पड़ेगा, बाय करने के लिए मैं बोरो करूंगा। तो यही वाली जो चीज थी हमारे पास, जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन करा था, आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन काटिए, क्योंकि जो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। तो अगर आपने फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी क्या है, आपको अगर देखा जाए तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको एवरेज वाला फंडा याद रखना है कि आपको अगर डिविडेंड आपको मल्टीपल मंथ्स के दे रखे हैं, तो अब आप देखिए आप किस महीने खड़े हैं, तो जहां आप जिस मंथ पे आप खड़े हैं या फिर जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे पहले वाले मंथ्स को आप भूल जाइए, उसके बाद वाले मंथ्स का जो भी आपका डिविडेंड होगा उसका एवरेज कर लीजिए। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, तो आपका सिंपल ये फॉर्मुला ही था, तो आपने कर लिया होगा। तो हमारा हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और वो भी मैं आपके लिए क्यों करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट मार्क, ये आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। ऑल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। आप सबने फेयर फ्यूचर प्राइस निकाल लिया 225.75, आप सबको पता है भाई फ्यूचर प्राइस आपका जो एक्चुअल है वो 230 है, फेयर फ्यूचर प्राइस 225.75 है, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। वो करेंगे कैसे, अब वो देख लेते हैं। मैंने वैसे आपको बता दिया सेल करेंगे बाय करेंगे, बट उसका पूरा एनालिसिस वो यहाँ पे दे रखा है, देखिए आपका दे रखा है फेयर फ्यूचर प्राइस जो है आपका लेस देन एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है, तो ऑब्वियसली आपका क्या है ओवर वैल्यूड है, इसलिए हम क्या करेंगे फ्यूचर मार्केट में सेल करेंगे और बाय करेंगे स्टॉक को किसमें, कैश मार्केट में। अब आप देखो जब आप स्टॉक को बाय करोगे कैश मार्केट में, और कैश मार्केट का आपका रेट क्या चल रहा है, कैश मार्केट का आपका चल रहा है रेट आपका 220, आपका कैश मार्केट का रेट चल रहा है 220, तो 220 का रेट आपका बोरिंग रेट क्या 15%, तो 220 को जब मुझे 220 तो आज मैं ऑन द स्पॉट पे करूंगा, और फिर मैं 15% के हिसाब से आपको जब मैं बोरो करूंगा तो मुझे इस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा इंटू 15%, और कितने मंथ्स का 3 मंथ्स का डिवाइड बाय 12, तो 8.25 का मैं इस पे इंटरेस्ट पे करूंगा। तो देखा जाए जब मैं 220 का आज स्टॉक बाय करूंगा तो मेरी ये वाली कॉस्ट हो गई, और प्लस मुझे इस पे 8.25 का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कैसे, आपने देखा 15% 3 मंथ्स के लिए, तो वो मेरा 8.25 आया, तो टोटल मेरी कॉस्ट जो हो गई 228.25 हो गई जब मैंने कैश मार्केट में स्टॉक आपका बाय करा। और फ्यूचर मार्केट के अंदर मैं क्या करूंगा, स्टॉक को सेल करूंगा, वो मैंने क्या करा था 230 पे सेल करा था, तो जब मैंने 230 पे सेल करा एक तो वो मेरी इनकम हो गया, और मेरे पास क्या होता मुझे डिविडेंड भी मिला था, कैसे 25%, तो 25% मतलब 2.5 मुझे डिविडेंड भी मिला था।
तो वो देख लीजिए 230 का एक तो मैंने स्टॉक सेल करा फ्यूचर के अंदर, वो मिल गया मुझे, और 2.5 मुझे क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया। तो टोटल इनकम मेरी 232.5 आ गया, और 232.5 मेरे पास कैश इनफ्लो आ गया, और कैश आउटफ्लो मेरे पास कितना था, वो मेरे पास था 228.25। तो देखा जाए मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट आ गया कितना, 4.25। ओवरऑल मेरे पास प्रॉफिट आ गया 4.25। एक और शॉर्टकट बताऊं, क्या आप इस 4.25 प्रॉफिट को कैसे मैच करेंगे? सर आपका जो है ना, मैं आपको बताऊं तो आपका जो फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस और आपका जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो होता है ना, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका प्रॉफिट होता है, आर्बिट्रेज प्रॉफिट होता है। देख लीजिए इसमें आपका क्या, फेयर फ्यूचर प्राइस हमारा 225.75 था, और आपका एक्चुअल प्राइस कितना था, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 230 था। तो 230 माइनस में 225.75, आपका क्या आंसर है, 4.25। 4.25, तो यही तो आपका दोबारा क्या आ गया, आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया। तो अगेन अगर आपको मैच करना है कि भाई जब भी वो आपसे आर्बिट्रेज प्रॉफिट की एनालिसिस करवाए, तो आपको ये वाली एनालिसिस करके दिखानी कि भाई आपका आउटफ्लो कितना हुआ 228.25, और आपका इनफ्लो कितना हुआ, आपका इनफ्लो हुआ आपका 232.5, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट 4.25 हो गया। इसको आप मैच कर सकते हैं कैसे, एवरेज आपका एक्चुअल प्राइस और आपका फ्यूचर प्राइस, आपका फेयर फ्यूचर प्राइस और आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दोनों माइनस करके 230 माइनस में आपका क्या करेंगे, 225.75। तो जब भी आप माइनस करेंगे आपका आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ जाएगा कैसे, 4.25। तो इस तरीके से हमारा ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसे देख लेते हैं। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इनफैक्ट ये आपका बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है फॉर 8 मार्क्स, 8 नंबर के लिए वाला क्वेश्चन आता है, और आई गेस जुलाई 2021 एग्जाम में भी आपके लिए 8 नंबर के वाला क्वेश्चन आया था। हम देख लेते हैं। बीएससी आपका क्या है, आपका इंडेक्स है, उसका 5000 का वैल्यू चल रहा है, और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हमारे पास 10,10,000 है। आरएफ हमारे पास 9% पर एनम है, डिविडेंड यील्ड 6% पर एनम है, बीटा 1.5 है। We assume that the future contract on the BSE index with 4 months to maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months। और हमारे पास क्या, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स। अच्छा, तो हमें बताइए हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सबसे पहले बताओ फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना है, तो दोबारा वही करेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है या फिर नॉर्मल कंपाउंडिंग है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल कंपाउंडिंग है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, कहीं पे भी यहाँ पे सीसी यूज नहीं करा है, सीसी वाला वर्ड इन्होंने यूज नहीं करा है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग यूज नहीं करा है। तो जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे ई टू दी पावर आर टी वाला फॉर्मुला नहीं लगेगा, वहाँ पे हमें सिंपली आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मुला लगाना पड़ेगा, या फिर अगर मंथली रेस्ट है तो आपको कंपाउंडिंग वाला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मुला है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस कैसे निकालेंगे, आपका हो गया 5000, तो आपका क्या हो गया, करंट मार्केट प्राइस हो गया, और प्लस इसमें इसका इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे 5000, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आर एफ 9% है। बट जब भी हमारे पास डिविडेंड इनकम होती है, तो हम उस रेट में से माइनस करके हम नेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ते हैं। तो 9% माइनस 6% मतलब 3% आ जाएगा, तो 3% आ जाएगा। और कितने मंथ्स का करना है, मुझे करना है 4 मंथ्स टू मेच्योरिटी है, तो 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 12 निकालना। सर फेयर फ्यूचर प्राइस क्या है आपका, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3% और मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12 आपका आएगा 5050। 5050 आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आपका प्राइस आ गया। देखिए उन्होंने वही करा होगा 5000, और 9% माइनस 6% हम करते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। और आपका क्या आ गया, 5050 आपका क्या आ गया, फ्यूचर प्राइस का आपका कॉन्ट्रैक्ट का आपका वो आ गया, फेयर फ्यूचर प्राइस आपका आ गया, फेयर फ्यूचर प्राइस आपका 5050 आ गया है। और जब आपको पता है, जब आपका 5050 आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ गया, अब यहाँ पे ना हमें एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ, अभी तक तो हमने क्या करा, हमने फेयर फ्यूचर प्राइस निकाला, और यहाँ पे एक्चुअल नहीं गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आप एक असम्पशन लिख सकते हैं कि भाई आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, आपका जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो आपका फेयर फ्यूचर प्राइस के बराबर है। तो फेयर फ्यूचर प्राइस आपका था 5050, तो एक्चुअल भी हम यही मान लेंगे कि आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस भी 5050 ही है। इस वाले क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इस वजह से हमने एक्चुअल भी 5050 माना है। और जब आपने 5050 आपने एक्चुअल फ्यूचर प्राइस माना है, तो आप बताओ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी। हमें दे रखा है कि भाई एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 टाइम्स ऑफ इंडेक्स है, तो अगर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 टाइम्स ऑफ इंडेक्स है और एक इंडेक्स की वैल्यू हमने निकाली 5050, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी 2,52,500। 2,52,500 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। और अब मैं देख लेता हूँ मुझे कितनी हमें वैल्यू हमें हैच करनी है, जितनी हैच करनी होगी डिवाइड करेंगे 2,52,500 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। देख लेते हैं हमें कितनी वैल्यू हैच करनी है, हमारे पास है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है 10,10,000, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है 1.5। दैट मीन्स अगर मेरा मार्केट 1% से बढ़ता है तो मेरा पोर्टफोलियो कितने से बढ़ेगा 1.5% से। अगर मेरा मार्केट
1% से गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो कितने परसेंट से गिरेगा, 1.5% से। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी मार्केट में 1% चेंज आएगा तो मेरे पोर्टफोलियो में 1.5% चेंज आएगा। तो मुझे जो है हेज 10,10,000 नहीं करना, मुझे 10,10,000 मल्टीप्लाई 1.5, मतलब 10,10,000 मल्टीप्लाई 1.5, मुझे 15,15,000 हेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मेरा मार्केट के अंदर 1% चेंज आता है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 1.5 टाइम्स ज्यादा चेंज आता है। तो मैं जब हेज करूंगा मैं भी 1.5 टाइम्स ज्यादा हेज करूंगा। तो जब मेरे वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10,10,000 है, उसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके मतलब उतनी जो वैल्यू है वो हेज करूंगा। क्योंकि मेरा हमेशा जो पोर्टफोलियो है मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा चेंज आ रहा है, वो भी कितना, 1.5। तो 15,15,000 को हम क्या करेंगे, हेज करेंगे पोर्टफोलियो को। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 लाख, आपका 10,10,000 आ रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ आया आपको। देखिए यहाँ पे 2,52,000 इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2,52,000 इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भाई हम कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 10,10,000 था और मैंने आपको बताया था कितने से 1.5, आपको टोटल इतना हेज करना पड़ेगा 15,15,000। और हमारे पास एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, 2,52,500। तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आ गए, 6 आ गए। तो 6 आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, तो 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लूंगा हेज करने के लिए। ठीक है, ये वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब ये कहना चाहता है भाई सेकंड पार्ट में, द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी 4500 इन 3 मंथ। अच्छा 3 मंथ्स के अंदर 4500 हो गया आपका। तो ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 4500 का हमारा 3 मंथ्स का यहाँ इन्होंने दे रखा है, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन दे रखी है। बट हमारे पास हमने जो लिया है फ्यूचर, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 4 मंथ्स का लिया है। तो 4 मंथ्स का जब हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है और हमारे पास ये दे रहा है आपका जो इंडेक्स आपका टर्न आउट टू बी 4500 3 मंथ्स, तो इसे हम 4 मंथ्स पे लेके आएंगे। तो 4 मंथ्स के लिए पे लेके आएंगे मतलब इसे दोबारा आप कंपाउंड करो। 4500 का 3 मंथ्स का है तो इसे आप 4 मंथ्स पे लेके आओ। कैसे, 4500 प्लस इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करो, इसमें 4500 मल्टीप्लाई बाय कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9%, माइनस में डिविडेंड आपका 6% माइनस करेंगे तो 3% आपका आ जाएगा। तो 3% और कितने मंथ्स का, मल्टीप्लाई बाय 1/12, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करके निकालिए इसका क्या आंसर आपका रेट आ रहा है। 4500 मल्टीप्लाई बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 1/12 प्लस आपका क्या करेंगे 4500, तो आपका जो आपका आएगा 4511.25, 4511.25 मतलब आपका जो है फ्यूचर आपका जो पोजीशन है 4511.25 आपका ये वाला आपका इंडेक्स का वैल्यू है। ठीक है, तो जो आपका जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपका प्रिवेल करेगा 4511.25। और हमने एक्चुअली में क्या किस वैल्यू आपका किस इंडेक्स पे आपका हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है 5500 पे, 5500 नहीं 5050 पे। तो हमने 5050 पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप निकाल लो आपका डिफरेंस, आपका जो होगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। हम देख लेते हैं। हमने क्या करा था, हमने शॉर्ट इंडेक्स पोजीशन ले रखी थी। यहाँ पे इन्होंने करा था ना कि भाई आपने शॉर्ट करा है, क्योंकि हमारे पास क्या था, आपके पास पोर्टफोलियो हम होल्ड कर रहे हैं। जब पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, आपको हेजिंग करने के लिए अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी फ्यूचर मार्केट में। और हमने फ्यूचर मार्केट के अंदर अपोजिट पोजीशन मतलब शॉर्ट पोजीशन ली है। और शॉर्ट पोजीशन कैसे लिया, 5050 का जब आपका क्या था इंडेक्स था। ठीक है, वो इन्होंने करा है 5050 का जब आपका, देखो आप सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 4511.25 का अपने रेट निकाल लिया। जो हमारा है 4 मंथ्स का जो आपका रेट होगा, जो हमारे पास 3 मंथ्स का आपको 4500 को आपको जो इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है, और 4 मंथ्स के बेस पे हमने इसे कंपाउंड करके 4511.25 निकाल लिया। और अगर हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस कैसे करेंगे, शॉर्ट पोजीशन हमने करी 5050 की, और ये आपकी शॉर्ट पोजीशन है। और जब हम इसे काटेंगे मतलब आपको जो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें इसे लॉन्ग से करना पड़ेगा। तो लॉन्ग पोजीशन का रेट क्या हमारा है 4511.25। तो जब हम किसी चीज को शॉर्ट मतलब सेल कर रहे हैं 5050 पे, और बाय कर रहे हैं लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हैं 4511.25 पे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। तो 5050 माइनस में 4511.25, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 538.75 आएगा। ये आपका एक इंडेक्स फंड का है, और हमारे पास पता है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 टाइम्स ऑफ इंडेक्स फंड है, तो इसे 50 से मल्टीप्लाई करो। तो आपके पास 50 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और हमारे पास ये तो हो गया आपका एक इंडेक्स, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और हमारे पास टोटल आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके 6, तो इसे 6 से दोबारा मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,61,625, 1,61,625। ठीक है सर, तो हमारे पास ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया है। तो ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज डेली, आपका क्या है डेली कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। हाँ, तो इन्होंने बोला सीसी वाला आपका फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग वाला। बट हम क्यों करें, हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग यूज करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग से यूज करा है। तो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बढ़िया था। कैसे था,
आपको सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको निकालना था 4 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस निकालना था, जो हमारे पास 5050 आया, और फिर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,52,500 आ गया, क्योंकि उसके अंदर 50 टाइम्स ऑफ इंडेक्स फंड्स हैं। और फिर हमने हेज रेशियो, मतलब इसे क्या बोलते हैं, हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने 6 निकाल लिए, बीटा वगैरह से मल्टीप्लाई करके, आप सबको पता ही है। और फिर हमें इन्होंने क्या बोला, 3 मंथ्स का इन्होंने इंडेक्स का इन्होंने वैल्यू दे दी, 4500 दे दिया, तो हमने 4 मंथ्स का इसका दोबारा वैल्यू निकाल लिया, भाई इंडेक्स फंड का क्या आपका रेट होना चाहिए, वो 4511.25 है। और उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया 5050 से कंपेयर करके, और आपका 50 टाइम्स ऑफ एक आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, और टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके 6 हैं। तो इस तरीके से हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन थे, मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन करवाए हैं, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप सब ये सब फटाफट 5 क्वेश्चन आप रिवाइज करिए, एंड आगे वाली वीडियोस में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करता हूँ। तो आप सबको क्या करना है, अपनी पढ़ाई से मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए सर, हार्ड वर्क करते रहिए। आप सबके एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, ठीक है, आप पास आ गए, मई 22 के एग्जाम आप बहुत पास हैं, इवन आपके 1.5 महीना ही बचा है। तो आप सब क्या करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए आप वीडियोस को, शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड, एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। So at the end, what I would like to say to all of you is enjoy and all the best of luck, all the future chartered accountant for your upcoming examination. Bye bye guys. Enjoy करिए।